नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में, माफ करिएगा। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात सर्दी की कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। 2 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं अगर सीकर की बात करें तो आज सीकर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट है और चूरू और सीकर में सीवियर कोल्ड वेव चलने के आसार बताए जा रहे हैं, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में कोल्ड वेव चलने के आसार हैं। आज से शेखावाटी इलाके में पारे में होगी बड़ी गिरावट। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग का यहां पर अलर्ट देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ती हुई नजर आ रही है। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम ने अचानक से बदली है करवट। लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह कि चूरू और सीकर में कोल्ड वेव चलने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। 8 जिले कौन से हैं जिसमें येलो अलर्ट बताया गया है, वो आपको फिर से बता रहे हैं। जहां पर हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में कोल्ड वेव चलने के आसार है, तो वहीं येलो अलर्ट है अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और झुंझुनू में। यही इसके साथ ही आपको बता दें, मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है, इसीलिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। और जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सड़कों पर कम भी हो गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि फसलों को, गेहूं को तो तब भी चलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा इतनी ठंड पड़ने की वजह से, लेकिन जो सरसों की फसल है उसको ज्यादा नुकसान होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेतों पर भी फसलों के ऊपर भी बर्फ की एक चादर नजर आ रही है। गाड़ियों और रोडों पर तो आ ही रही है, लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। इसलिए कुछ जिलों में येलो अलर्ट, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड वेव चलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है इन तमाम जिलों में जहां पर ऑरेंज, येलो और कोल्ड वेव चलेंगे। तो फिलहाल प्रदेश में मौसम ने बड़ी करवट बदली है और अचानक से सर्द हवाओं के साथ मौसम बहुत बर्फीला हो चला है। और ये भी ठंड से जुड़ी हुई खबर आपको बताते चले, सिरोही में सर्दी के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देर रात का तापमान 6 डिग्री पहुंच चुका है, जिसके कारण गलन बढ़ गई है, जिससे बच्चों को समस्या हो रही है। तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि किसानों को सर्दी के कारण फसलों की सिंचाई का काम जान जोखिम में डालकर करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अलाव तापते ये लोग, सर्दी से बचाव का एकमात्र उपाय है और गर्म पदार्थों का सेवन जो है वो किया जा रहा है। अधिकतर जो जिले ऐसे हैं जहां पर 7 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। तो खबर आपको सिरोही से बता रहे हैं, जहां का जो रात का तापमान था वो 6 डिग्री बताया जा रहा था। सर्दी के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पिछले 8 दिनों से सर्दी का मौसम जो है सिरोही में कुछ अलग ही दास्तान बयां जाहिर कर रहा है। आपको बता दें कि सर्दी के चलते लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो चुका है और सर्दी से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा ले गए। यहाँ पर देखेंगे पीछे कि जिस प्रकार सुबह 7 बजे लोग जो यहाँ पर दिनचर्या के लिए शुरू हो जाते थे, लेकिन वहीं जो है लोगों की दिनचर्या जो है खासा प्रभावित हो रही है। लोगों से बात करेंगे। सर, आप बताएं क्या क्लाइमेट है और कैसा वातावरण है? सुबह सुबह बहुत ही भयंकर ठंड पड़ती है और शाम के टाइम भी, और दोपहर को थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। और ये सुबह सभी कस्टमर चाय पीने आते हैं और इस पर थोड़ा आलाप होता है, तो वहाँ आराम से बैठ के चाय भी पीते हैं और सर्दी का थोड़ा गर्मी का एहसास भी हो जाता है। किसानों को खेत में जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या क्लाइमेट है? खेत में तो जाते हैं, रात को भी इनकी जो पानी की जो आवाज़ होती है उनके लिए जाते हैं। उसके बाद में ये दोपहर को भी ज़्यादातर ये खेत में जाते हैं। सुबह जाना जो बंद कर दिया है अभी। और हमारे पास में बैठे हुए हैं किसान भाई, ये भी है जो सुबह सुबह अभी खेत से आए हैं। आप बताएं कि सुबह पहले जो है मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते थे, लेकिन अभी जो है लोग कम हो गए सर्दी के कारण। क्या कारण? सुबह सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जो लोग आना जाना अब सुबह 4 बजे से जब, लेकिन गर्मियों में एकदम रोड फुल ही रहता था, अभी कमी है। तो वही बात श्रीगंगानगर की कर लेते हैं। यहां पर भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले करीब 1 हफ्ते से कड़ाके की ठंड ने लोगों के जनजीवन, उनकी दिनचर्या को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। शाम के समय ठंड अपना रूप दिखाना शुरू करती है और रात के समय ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिलता है।
रात का तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया है। ऐसे में जहां लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं, तो वहीं सर्दी के कारण किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो श्रीगंगानगर के भी आप देखिए, यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है, दिनचर्या लोगों की प्रभावित हो रही है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में, या यूं कहें कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्री गंगानगर जिले में रात का तापमान गिरकर 5-5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जिससे रात के समय काफ़ी ज़्यादा गलन बढ़ गई है। वहीं दिन के समय चल रही हल्की ठंडी हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन के तापमान लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और अभी इस समय हम श्री गंगानगर के बस स्टैंड के बाहर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, लोग ठंड से बचने के लिए जहाँ पूरी तरह से गर्म कपड़े टोपे में पैक हैं, वहीं चाय और अलाव का भी सहारा ले रहे हैं ताकि अपने आप को गर्म कर सकें। मौसम कैसा है गंगानगर का? मौसम बहुत बढ़िया है, दिल गार्डन हो रहा है जी। और ठंड कैसी है? ठंड चाय के आगे ठंड कुछ नहीं है। ठीक है, चाय जिंदाबाद। चाय जिंदाबाद है, मतलब चाय से राहत मिल रही है। यस मिल रही है। हाँ। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय कोई इलाज भी नहीं है चाय के अलावा। आप कहाँ से आए हो? हम जयपुर से ही। जयपुर से आए हो। हाँ जी। कैसी ठंड है गंगानगर की? गंगानगर की कड़ाके की ठंड है, लुमकड़ बांडे हो रहे हैं। अच्छा जी। ठंड से बचने के लिए आपने जैकेट, टपलर, मफा सब लगा रखा है? 4 पहन रखे हैं। 4 पहने हुए हैं। हाँ जी। और चाय कितनी मदद करती है? और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा के 21 सांसदों के नामों का ऐलान किया गया है। पाली सांसद पीपी चौधरी होंगे जेपीसी के अध्यक्ष। जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी नाम है। बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर जेपीसी में शामिल है। राज्यसभा के 10 सांसद जेपीसी के सदस्य होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का ऐलान कर दिया गया है। हम उन नामों की लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 21 सांसद हैं जिन्हें इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है, जिसमें हम आपको बता दें पीपी चौधरी का नाम शामिल है। और पाली से सांसद हैं पीपी चौधरी, और सोनिया गांधी का इसमें, माफ कीजिए, प्रियंका गांधी का नाम इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अनिल बलूनी का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। बांसुरी स्वराज का नाम शामिल है। अनुराग ठाकुर का नाम शामिल किया गया है। तो ये एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें 21 सांसद हैं, और इन 21 सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें जेपीसी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसमें विष्णु देवी राम जो है उन्हें भी शामिल किया गया है। पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन है वो लोग जिन्हें इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। बताते चले कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर को, यानी कि संसद के अंदर इससे जुड़े विधेयक बोले थे, पास किया था, लेकिन उसके बाद इसको जेपीसी में जाने का ऐलान किया गया और इसके पक्ष में 198 मत पड़े थे। 269 की काउंटिंग में 198 मत पड़े हुए थे और उसके बाद से जेपीसी का ऐलान किया गया। अब जेपीसी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे, उन नामों की लिस्ट आपके पास है। राज्यसभा के 10 सांसद जेपीसी के होंगे, जिसमें कि पाली से सांसद पीबी चौधरी बताया जा रहा है, प्रियंका गांधी बताई जा रही है। तमाम नाम। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विजय राहटकर के घर निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे हैं। तो एक निजी कार्यक्रम था विजय राहटकर के घर पर, जिसमें शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजय राहटकर का एक घर है जहां पर एक निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है उनके घर पे था, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपको मौजूद नजर आए। और वहीं जयपुर में अरसे बाद एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर नजर आए। पायलट ने खाचरियावास पर तंज कसा, जिस पर गहलोत मुस्कुराए। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की हुंकार, 48 महीनों के बाद हमारी सरकार, विरोध प्रदर्शन पर बेढंग का पलटवार। देखिए, कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं है। सियासत कितनी अनप्रेडिक्टेबल है,
इसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक जगह एक मंच पर कांग्रेस के दो दिग्गज, न चेहरे पर तनाव न जुबान में तलखी, सचिन गहलोत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और गहलोत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां अब गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अरसे बाद एक साथ नजर आए। प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है, फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, अध्यक्ष जी ने बोल दिया, प्रताप सिंह जी और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपको उनकी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। सचिन पायलट ने मंच से संबोधन देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी चुटकी ली। सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की प्रासंगिकता को जोर शोर से उठाया। जैसे आपने पिछली गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए, अच्छी स्कीमें दी, आज गांव-गांव में उसकी चर्चा आज भी है। नई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है। कल जो नाटक किया गया, मोदी बुला करके पानी में घरों में पानी भरे थे, कुछ देखा मैंने, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है। एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो रही है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार दिया। बेढम ने कहा कि कायदे से कांग्रेस को प्रदेश के विकास में बीजेपी का सहयोगी बनना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं है। उनको चाहिए था कि वो साधुवाद देते मुख्यमंत्री जी को, उनको चाहिए था कि वो प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लेते। आज वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के कहते कि महात्मा गांधी जी, आपके नाम को लेकर हम प्रदेश के और देश में राजनीति करते हैं, लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए, उसके लिए प्रायश्चित करते। शहीद स्मारक से राजभवन की ओर बढ़ने पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का पुलिस से आमना सामना हुआ। बड़े नेताओं की नजर में चढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेसियों के उबलते जोश को ठंडा करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल एक साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से 1 सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी, इसीलिए वो खम ठोक कर सड़कों पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के धरने को लेकर हमला भी बोला। कांग्रेस ने 70 साल देश को गुमराह किया है, बड़ी बातें ऐसी की गई हैं और वहीं प्रदर्शन में नजर आई है नेताओं की आपसी छीटाकशी। क्या कुछ कहा है मंत्री दिलावर ने, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार और अनाचार किया है। कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कहां जाएंगे, हम इनके जूते मारेंगे तब भी वोट तो हम ही को देंगे। ये कई बार इन्होंने कहा और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि SC/ST का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके साथ
कितना दोगलापन किया इन्होंने, कितना अन्याय किया। उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह नहीं मिली, इनको नहीं दी, इन्होंने साफ मना कर दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर बता रहे हैं जोगराम पटेल से जुड़ी हुई। कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। कांग्रेस ने हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर और पटेल का भी सम्मान नहीं किया। सुनिए। कांग्रेस ने अपने स्थापना से लगाकर आज दिन तक, चाहे हमारा एससी भाई बंधु हो, एसटी भाई बंधु हो या ओबीसी वर्ग हो, उनके साथ हमेशा जलवा किया है, धोखा किया है और वोट बैंक की राजनीति की निगाह से उनको देखा है। कभी भी उन्होंने उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए या वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के एक हिंदुस्तान की हस्ती बने, ऐसा कभी कार्य नहीं किया। जबकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 से सेवा करने का कार्य प्रारंभ किया है, सबसे पहले उन वर्गों का काम किया जो हमारे ओबीसी भाई है, एससी एसटी के भाई है या सामान्य परिवार है। छोटे छोटे काम जो लगते हैं बहुत छोटे, लेकिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको गेहूं वितरण का मामला है। हर दर्द एक सबक देता है, हर दुर्घटना एक सीख देती है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स में आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही। ये रिपोर्ट देखिए। कोचिंग हादसे के बाद जागेंगे जिम्मेदार, बेलगाम कोचिंग सेंटर्स पर लगाम का इंतजार। 2 साल से बिल का ड्राफ्ट है तैयार, बस अमल की है दरकार। स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होने के बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाए जाने की ये तस्वीरें भले ही रविवार रात की हों, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो हर अभिभावक की परेशानी का सबब बनी हुई है। रविवार की रात भले ही स्टूडेंट्स बचा लिए गए, लेकिन अब ऐसी घटना नहीं घटेगी, और घटेगी तो कोई अनहोनी नहीं होगी, इस बात की गारंटी कौन देगा। उत्कर्ष कोचिंग में स्टूडेंट्स के बेहोश होने का कारण गटर से लीक हुई जहरीली गैस या कोचिंग संस्थान के ऊपर बने कीचड़ के धुएं को बताया जा रहा है। बहरहाल जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त गाइडलाइन पर फिर से बहस छिड़ गई है। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के लिए द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024 का ड्राफ्ट तैयार है, मगर इसे अभी तक सदन में पेश नहीं किया गया। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार कब इस बिल को अमल में लाएगी। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ये गंभीर मामला है, इससे गंभीर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हुए एक एसआई मर जाए, उसके यहाँ कोई बात नहीं करनी इनको। गैस रिसाव से 20-20, 30-30 बच्चे बच्चियां बेहोश हो जाएं, उनके लिए बात नहीं करनी इनको। साल 2022 में अशोक गहलोत सरकार ने द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024 लाने की तैयारी शुरू की थी। पिछले साल भजनलाल सरकार के गठन के बाद फिर से कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की बात कही गई। सरकार ने 2 साल में 2 मर्तबा गाइडलाइंस भी जारी की, जो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। लेकिन अब सूबे की सरकार बेलगाम कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। इसके एक्ट पे काम चल रहा था और वो चूंकि प्रक्रियाधीन है, और जब इसमें इस तरीके का उनके रेगुलेशंस की बॉडी राजस्थान में बनने की और अग्रसर है, बनेगी तो उन पे पूरा नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार का होगा। मैं ये समझता हूँ कि जितना जल्दी हो सकेगा उसकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर एक कार्यवाही होगी। और जहाँ तक बात है कोचिंग सेंटरों के रेगुलेशन की, तो निजी कोचिंग सेंटरों के रेगुलेशन के लिए 2024 का एक ड्राफ्ट बनकर तैयार है। आगामी जो विधानसभा का जो सत्र होगा, निश्चित रूप से वो कोचिंग का बिल उस सत्र में पेश किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वो बिल इस प्रकार का होगा कि जिसमें कोचिंग सेंटरों के ऊपर रेगुलेशन और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई के प्रावधान भी होंगे। द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024 के मुताबिक राज्य सरकार की 2 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कोचिंग संस्थानों का नियमन करेगी। कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं ले पाएंगे और कोई भ्रामक दावा या वादा भी नहीं कर पाएंगे। बिल में परीक्षा से जुड़ी जानकारी स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी देने संस्थान की वेबसाइट पर
टीचर्स की क्वालिफिकेशन, फीस रिफंड पॉलिसी जैसी जानकारी भी देने की सख्ती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और चलिए आपको खबर अब चूरू से बता रहे हैं। दरअसल चूरू रेलवे स्टेशन के सामने धर्म स्तूप चौकी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो दुकानदारों के बीच आपसी कहासुनी के बाद सरेराह लाठियां चल गई। एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हुए ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तकरीबन 20 मिनट तक यहाँ खूनी संघर्ष चलता रहा। बताया जा रहा है कि दुकानदारों में रुपये के हिसाब और दुकानों से सामान ढेर देने को लेकर झगड़ा हुआ था। पहले कहासुनी हुई, इसके बाद एक दुकानदार ने मौके पर अपने जानकार लोगों को बुला लिया और इसके बाद माहौल गर्मा गया। हाथापाई के बाद लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के सामने जो है दो दुकानदार आपस में लड़े हैं। उनका कोई छोटा मोटा लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ था, तो दोनों ही पक्षों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और इसमें जो है पुलिस ने 5 लोगों को जो है शांति भंग में गिरफ्तार किया। कौन कौन लोग हैं? ये हैं कृष्णा, सुमित अग्रवाल, श्रवण, दिलीप और विष्णु। इनको गिरफ्तार किया। और चलिए अब एक नजर टॉप 10